नमस्कार साथियों। पीजीएलसी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के संदर्भ में आज बात करेंगे छटनी यानी कि रिट्रेंचमेंट के संदर्भ में। सेक्शन 200 इस संदर्भ में बात करता है। धारा 2 के अंदर इस संदर्भ के अंदर प्रावधान दिया गया है। देखिए, अगर हम सरल शब्दों में देखें तो रिट्रेंचमेंट एक प्रक्रिया होती है जिसमें उद्योग की निरंतरता के दौरान अधिशेष जो श्रमिक रहते हैं उनको कार्य से हटा दिया जाता है परमानेंटली। यानी कि उद्योग की या कार्य की निरंतरता के दौरान अधिशेष श्रमिकों को परमानेंटली हटा दिया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। जब भी एम्प्लॉयर अपने बिजनेस का, अपने व्यापार का, अपने उद्योग का पुनर्गठन करता है, ऐसे यंत्र या मशीनरी स्थापित करता है जिसमें कम श्रम की जरूरत रहती है, तो एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जो अधिशेष जो श्रमिक रहते हैं उनको कार्य से हटा दिया जाता है। निरंतरता के दौरान होता है और परमानेंटली होता है। ले ऑफ भी निरंतरता के दौरान रहता है लेकिन परमानेंटली नहीं होता, टेम्परेरीली होता है। छटनी परमानेंटली, ले ऑफ टेम्परेरी। तो यदि हम इस संदर्भ के अंदर देखें तो रिट्रेंचमेंट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज बाय एम्प्लॉयर, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज by employer for any reason whatsoever, for any reason whatsoever other than punishment given in disciplinary proceeding। यानी कि अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोड़ के, डिसिप्लिनरी एक्शन को छोड़ के किसी भी कारण से सर्विसेज को टर्मिनेट करना छटनी है। डिसिप्लिनरी एक्शन यदि अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है तो फिर वो छटनी नहीं है। तो पहली जो बात निकल के आई वो ये आई, सेक्शन 200 ये प्रोवाइड करता है कि भाई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिनरी एक्शन को छोड़ के किसी भी कारण से अधिशेष श्रमिकों को परमानेंटली हटा दें। इसके अलावा 4 कारण और दिए गए हैं। जो मूल कारण है डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, पहला। उसके बाद आता है एट द एज ऑफ सुपरएनुएशन, यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु होने पे। यदि किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति की आयु ही हो गई तो फिर वो छटनी नहीं है। फिर आता है नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई संविदा है जिसका नवीनीकरण, जिसका रेनोवेशन नहीं हुआ, नॉन रिन्यूअल रही, तो यदि किसी की सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है तो फिर वो छटनी नहीं है। फिर एक कारण आता है रेगुलर इलनेस, यानी कि यदि कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता है, लगातार अस्वस्थ रहता है, उस कारण से यदि उस व्यक्ति को सर्विसेज से हटाया जाता है तो वो छटनी के अंदर नहीं आता। और फिर अंतिम आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट। यदि कोई व्यक्ति स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर उसकी सर्विसेज को यदि हटाया जाता है तो फिर वो छटनी नहीं है। तो टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज है किसी भी कारण से, फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं हो, पहला। उसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा 4 कारण और बचते हैं। VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत यदि कोई व्यक्ति चला जाता है, अपने स्वैच्छिक त्याग पत्र देता है। एज ऑफ सुपरएनुएशन, सेवानिवृत्ति की आयु हो जाती है। रेगुलर इलनेस, यदि कोई व्यक्ति लगातार अस्वस्थ रहता है। लगातार अस्वस्थ रहना से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो ये है कि वो जो पैरामीटर, वो जो मानदंड हो सकता है, एक्स व्यक्ति किसी एक काम के लिए फिट हो,
लेकिन जिस काम के लिए वो नियोजित है उस पर्पज के लिए यदि वो फिट नहीं है तो फिर उसको हटाया जा सकता है। और उसके बाद आता है नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि यदि संविदा का रिन्यूअल नहीं हुआ। अब इस संदर्भ में कुछ एक हम केसेस का देखेंगे। तो आनंद बिहारी वर्सेस राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, इसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये केस गया था, आनंद बिहारी और अदर्स वर्सेस राजस्थान राज्य परिवहन निगम। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, इसमें फैक्ट क्या था कि जो ड्राइवर था उसकी आंखों का विजन कम हो गया था। तो जिस काम के लिए उसको, और ड्राइवर की आंखों का विजन कम होना एक ड्राइविंग के पेशे के लिए फिट फॉर पर्पस नहीं है, और वो रेगुलर इलनेस के अंदर काउंट हुआ, और उसकी जो रिट्रेंचमेंट थी वो हुई, छटनी हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो विजन का जो पैरामीटर है यदि वो फुलफिल नहीं हो पा रहा तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको रेगुलर इलनेस माना जाएगा। इसके बाद एक केस था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एनएस मनी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस एनएस मनी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 200 के जो 4 जो प्रोविजंस हैं, सेक्शन 200 के जो 4 जो प्रोविजंस हैं, उसके आधार पर यदि कार्य से किसी को हटाया जाता है, यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट पहला, एज ऑफ सुपरएनुएशन, रेगुलर इलनेस और नॉन रिन्यूअल, इनको छोड़ के किसी भी आधार पर हटाया जाता है तो फिर वो छटनी के अंदर काउंट होता है। डी मार्को पोलो और उसके वर्कर्स का जो केस था उसमें भी ये था कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये नियोजक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किन परिस्थितियों में और किस समय श्रमिकों को, अधिशेष श्रमिकों को कार्य से हटाता है। पुनर्गठन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने बिजनेस का किया जाता है तो ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया इसको माना गया है। तो यानी कि अधिशेष श्रमिकों को सेवा मुक्त करना। इसमें एक और केस आता है मरीडा कोऑपरेटिव सोसाइटी का, मरीडा कोऑपरेटिव शुगर मिल्स वर्सेज रामकिशन। इसमें क्या था कि एक शुगर मिल थी और कुछ एक जो वर्कर थे, कुछ एक जो वर्कमैन थे, उनको गन्ने की पिरोई के समय में उनको लगाया जाता था और फिर उनको हटा दिया जाता था। तो जो मौसमी प्रकृति के जो कार्य हैं, जो सीजनल नेचर के जो काम हैं, ऐसी स्थिति के अंदर यदि किसी व्यक्ति को हटाया जाता है तो फिर वो उसको छटनी नहीं माना जाता। तो कुल मिला के जो बात आई सेक्शन 200 के संदर्भ में वो यही आई कि ये एक प्रोसेस है जिसमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज होती है और ये आपका अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना के अलावा होता है, और उसके 4 जो कारण हैं उसके अलावा ये सब कुछ होता है। अब हम यदि इसके संदर्भ में इसके कंपनसेशन और इसकी प्रक्रिया और इस सब के संदर्भ में हम बात करें तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एक है 5A और एक है 5B। तो जो 5A है उसमें प्रोविजंस हैं सेक्शन 25A से लेके 25E तक। तो जो चैप्टर 5A है वो कहाँ लागू होता है और जो चैप्टर 5B है वो कहाँ पे लागू होता है। तो देखिए चैप्टर 5A के संदर्भ में जो सेक्शन 25A है वो ये कहता है कि ऐसे उद्योगों के संदर्भ में लागू होता है अध्याय 5A, जहाँ पे पूर्ववर्ती प्रीसीडिंग यानी कि प्रीसीडिंग मंथ में, पूर्ववर्ती महीने में
किसी भी औसत कार्य दिवस के ऊपर 50 से कम श्रमिक काम कर रहे हैं, यानी कि जो चैप्टर 5A है वो किन परिस्थितियों में लागू होता है? तब लागू होता है कि जिन उद्योगों पे 5B लागू नहीं होता है। पहली बात, जहां चैप्टर 5B लागू होता है वहां 5A लागू नहीं होता। दूसरा, उन उद्योगों पे लागू, उन स्थापनों पे लागू नहीं होता जहां पे प्रीसीडिंग मंथ में, यानी कि पिछले महीने में किसी भी कार्य दिवस पे औसत 50 से कम, 50 से लेस देन 50 वर्कर्स नियोजित थे। तो किन पे लागू होगा? जहां पे 50 से ज्यादा वर्कर काम करने लगे। जो बात निकल के आई वो ये कि भाई मिनिमम जो वर्कर हैं वो प्रीसीडिंग मंथ में कितने होने चाहिए? 50 से ज्यादा, 50 से कम पे लागू नहीं होगा। और जहां पे जो कार्य है वो सीजनल नेचर का और अंतराल यानी कि मौसमी प्रकृति का नहीं होना चाहिए, और अंतरालों में यानी कि इंटरमिटेंटली और नेचुरली इन सीजनल नेचर का ना हो। जहाँ पे जो काम है वो निश्चित अंतराल पे होता है या सीजनल नेचर का होता है, वहाँ पे ये प्रावधान लागू 5A के नहीं होते। 5A के प्रावधान कहाँ लागू नहीं होते? जहाँ पे 50 से कम श्रमिक काम कर रहे हैं पिछले महीने के कार्य दिवसों में, पहला। जहाँ पे 5B चैप्टर लागू हो रहा है, दूसरा जहाँ पे सीजनल नेचर का और इंटरमिटेंटली यानी कि अंतरालों के अंदर काम होता है। अब 5A प्रोवाइड क्या करता है? 5A प्रोवाइड ये करता है कि यदि किसी व्यक्ति की छटनी की जाती है जिसने कि निरंतर 1 वर्ष की सेवा अवधि को पूर्ण कर दिया। निरंतर 1 वर्ष की सेवा अवधि मैंने लेआउट के दौरान आपको बताई थी कि अबव द ग्राउंड पिछले साल 240 दिन, बिलो द ग्राउंड माइन की दशा में 120 दिन, 240 दिन 120 दिन। तो 190 दिन, सॉरी 120 नहीं 190 दिन। अबव द ग्राउंड 240 दिन, बिलो द ग्राउंड 190 दिन। 190 दिन यदि कोई व्यक्ति खान में काम करता है तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने 1 साल की निरंतर सेवा अवधि को पूर्ण कर दिया। पिछले वर्ष के दौरान 240 दिन किसी व्यक्ति ने काम किया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अपने निरंतर 1 वर्ष की सेवा अवधि को पूर्ण कर दिया। तो पहली बात, 1 वर्ष की निरंतर सेवा अवधि को उसने पूर्ण कर दिया हो तो फिर उसको उसके द्वारा पूरे किए गए हर एक सेवा वर्ष के लिए या उसके 6 महीने से अधिक भाग के लिए उसके 15 दिन का वेतन, जो कि वो अंतिम समय में प्राप्त कर रहा था, हर वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन उसको छटनी के एवज में मिलेगा। कब मिलेगा? जबकि चैप्टर 5A लागू हो रहा है। 1 महीने का नोटिस, 1 महीने का, ध्यान दीजिए 3 महीने नहीं। जहां पे चैप्टर 5A लागू हो रहा है यानी कि वो स्थापन जहां पे श्रमिकों की संख्या 50 से लेके 100 के बीच में है, 100 से ज्यादा होते ही 5B चैप्टर लागू हो जाता है और वहां पे 3 महीने की बात की गई। जहां पे 50 से लेके 100 है वहां पे चैप्टर 5A लागू होता है और 1 महीने का नोटिस या फिर उसकी एवरेज के अंदर उसको मजदूरी, 1 महीने का नोटिस दें या फिर उसकी एवरेज के अंदर मजदूरी दें। वो जो नोटिस जो दिया उसमें उसके रीजन आप मेंशन करेंगे कि कारण क्या था। लिखित सूचना और 1 महीने की लिखित सूचना के एवज में या फिर मजदूरी, उस लिखित सूचना के अंदर उसको कारण बताए जाएंगे और उसके द्वारा पूरे किए गए हर एक निरंतर वर्ष के लिए 15 दिन या फिर 6 महीने से ज्यादा, यानी कि 190 दिन और 240,
6 महीने हो गए 120 दिन और 95 दिन, ठीक। उसके लिए हर एक संपूरित सेवा वर्ष के लिए 15 दिन की एवरेज के हिसाब से उसको कंपनसेट कर दिया जाएगा। अब इस संदर्भ के अंदर दो केसेस हैं, हॉस्पिटल मजदूर सभा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा, एक केस है। दूसरा है नेशनल आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा पहला, दूसरा नेशनल आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। इसमें क्या था कि जो सेक्शन जो 25F जो प्रोवाइड करता है कि भाई 1 महीने का नोटिस दिया जाए छटनी से पहले या फिर उसके एवज में मजदूरी दी जाए, लिखित नोटिस दिया जाए। हर एक संपूरित सेवा वर्ष के लिए उसको 15 दिन की मजदूरी के हिसाब से उसको कंपनसेट किया जाए। ये जो शर्तें हैं ये इनको पूर्वभावी शर्त कहा गया है, यानी कि इन शर्तों की प्रतिपूर्ति पहले की जाए, छटनी से पहले की जाए। छटनी जब आप कर रहे हैं तो फिर आप उसको तुरंत प्रभाव से कंपनसेट कर दें। इसके अलावा इसमें यह है कि एक निर्धारित प्रपत्र के अंदर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको भी एक लेटर डिस्पैच कर दिया जाता है कि भाई इस तरह पे हमने छटनी की है। तो चैप्टर 5A रीड विद सेक्शन 25(25)F 1 महीने के नोटिस की बात कर रहा है, 15 दिन के एवरेज की बात कर रहा है, निर्धारित प्रपत्र के अंदर निर्धारित फॉर्मेट के अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के कंपिटेंट अथॉरिटीज ने उनको लेटर देने की बात कर रहा है, ठीक है। हॉस्पिटल मजदूर सभा का फेमस केस नेशनल आयरन एंड स्टील कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का केस की भाई ये जो शर्तें हैं इनकी पूर्ति पहले की जाए। अब एक बात आती है कि छंटनी के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, रिट्रेंचमेंट के लिए प्रक्रिया क्या होगी। देखिए इसमें LIFO यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, जो सबके अंत में आया उसकी छंटनी सबसे पहले होगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जब भी पुनर्नियोजन की बात आएगी तो जो रिट्रेंचमेंट की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जिनकी छटनी की गई है, जिनकी सेवा मुक्ति की गई है, उन लोगों को अधिमान मिलेगा। अब चैप्टर 5B की बात करते हैं। जनरली हम 3 महीने के नोटिस की बात करते हैं, तो वो वहां पे लागू होता है जहां पे चैप्टर 5B के प्रावधान लागू होते हैं। चैप्टर 5B ये कहता है कि भाई पिछले 12 महीने के दौरान एवरेज 100 व्यक्तियों ने काम किया, 100 या उससे अधिक व्यक्तियों ने काम किया, यानी कि 5A लागू कब हुआ, 50 से लेके 100 तक। 50 से कम पे कोई प्रावधान लागू नहीं हो रहा, 50 से 100 पे 1 महीने का नोटिस लागू हो रहा है, चैप्टर 5A लागू हो रहा है। और जहाँ पे 100 या अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं वहां पे चैप्टर 5B लागू हो रहा है, यानी कि 3 महीने का लिखित नोटिस या फिर उसकी एवरेज के अंदर उस अवधि की मजदूरी दी जाए, पहली चीज। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके संदर्भ के अंदर क्या क्या बातें हैं। तो इस संदर्भ के अंदर जो प्रावधान है वो ये है कि भाई 3 महीने का लिखित नोटिस हो, नोटिस के अंदर कारण हो या फिर उस नोटिस की अवधि की मजदूरी दे दी जाए। वही 15 दिन का एवरेज संपूरित हर सेवा वर्ष के लिए, निरंतर सेवा अवधि 1 साल की कितनी 190 दिन खान में, बिलो द ग्राउंड माइन की दशा में 240 दिन सामान्य दशाओं के अंदर, 6 महीने का 95 दिन 120 दिन, एवरेज कितना 15 दिन की एवरेज के हिसाब से कंपनसेशन मिल जाए। लेकिन इसमें कुछ एक प्रावधान और किए गए चैप्टर 5B में, जहाँ पे 100 या अधिक व्यक्ति पिछले 12 महीने के दौरान किसी दिन काम कर रहे थे एवरेज। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या प्रोविजन है, ऐसी स्थिति में प्रोविजन ये है
की लिखित नोटिस और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनकी पूर्वानुमति। उनके पास जो ही लेटर जाएगा, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास चला गया, दूसरा कंसर्न वर्कर के पास या वर्कमैन के पास चला गया। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो दोनों पक्षकारों को बुलाएगा, उनके बातें सुनेगा, कारण सुनेगा और अपना ऑर्डर जारी कर देगा। और जो भी ऑर्डर जारी करेगा वो 1 वर्ष के लिए लागू हो जाता है। यदि आवेदन किया छटनी के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और उसने 60 दिन में यानी 2 महीने के अंदर उसको नहीं निपटाया, तो फिर ये मान लिया जाएगा कि अनुमति उसने दे दी है। तो कुल मिला के जो 5B है वो ये कुछ एक जो प्रावधान हैं उनको सख्ती से लागू करने लग रहा है बजाय 5A के। इसके अलावा यदि प्रक्रिया को जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं जहाँ पे आवेदन नहीं किया, जहाँ पे एम्प्लॉयर ने आवेदन नहीं किया या फिर छटनी से आज्ञा देने से इनकार कर दिया गया है, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर जो पीड़ित पक्षकार यानी कि जो श्रमिक हैं उनको पूरी मजदूरी और पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो रिट्रेंचमेंट के संदर्भ के अंदर जो बातें हैं सेक्शन 200, पहली चीज टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज है, अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के अलावा है। 4 चीज़ें नहीं हैं, वॉलंटरीली रिटायरमेंट, एज ऑफ सुपरएनुएशन, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर इलनेस। 5A चैप्टर लागू होता है, उसके लिए 1 महीने का नोटिस, लिखित नोटिस या उसके एवज के अंदर मजदूरी। कितने दिन की? 45। कितने दिन की? हर संपूरित सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का एवरेज, हर एक वर्ष के लिए या 6 महीने से अधिक के भाग के लिए 15 दिन का वेतन। उसके बाद जहाँ पे चैप्टर 5A लागू होता है वहाँ 1 महीने का नोटिस, जहाँ पे चैप्टर 5B लागू होता है यानी कि 100 या अधिक व्यक्ति काम जहाँ जिस संस्थान में करते हैं वहाँ पे कितने दिन का नोटिस? 3 महीने का नोटिस। कितने दिन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अनुमति दे? 60 दिन में अनुमति दे। यदि 60 दिन में अनुमति नहीं तो फिर स्वतः अनुमति मानी जाती है। ये कुछ एक मोटे मोटे से फीचर्स थे रिट्रेंचमेंट के संदर्भ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लॉकआउट और स्ट्राइक के संदर्भ। तब तक के लिए धन्यवाद।